Hello everyone, welcome back to another video. This is the most detailed video of the all new Tata Punch facelift. तो अगर आप एक मिनी SUV लेने का सोच रहे हो, साथ में टाटा जैसी बिल्ड क्वालिटी चाहिए और बजट थोड़ा कम है, तो गाड़ी ये कितनी अच्छी है कितनी नहीं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सब जो नया है, चाहे CNG हो, AMT हो, टर्बो हो, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, सब डिस्कस होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड एंड दिस इज द न्यू टाटा पंच फेसलिफ्ट। अब गाड़ी को 100 किलोमीटर चलाने के बाद कुछ इनिशियल इंप्रेशंस शेयर किए जाए। पंच के साथ अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड, उसमें AMT भी है, मैनुअल ट्रांसमिशन भी, फिर CNG है जिसमें मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन भी, फिर आपके पास एक टर्बो इंजन की ऑप्शन भी मिल जाती है, बट विच इज़ द बेस्ट फॉर यू। ओके, सीधी सी बात, नो बकवास। 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड जो इंजन है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, वो आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। उसका रीज़न बताता हूँ। वैल्यू फॉर मनी, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। AMT क्योंकि इतनी अच्छी ट्रांसमिशन नहीं है और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं कर पाती वो प्रीमियम लग्जरी। हालांकि देखो, इस प्राइस सेगमेंट में देखें तो टॉर्क कन्वर्टर वगैरह से तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो AMT ही सेंस बनता है। और AMT सिर्फ उनके लिए जिनको एक्चुअल लेफ्ट नी में कोई प्रॉब्लम है या इतना ज़्यादा ट्रैफिक में गाड़ी चलाना पड़ता है कि मैनुअल तो चला ही नहीं सकते, देन ओनली यू शुड गो फॉर AMT, अदरवाइज डू नॉट गो फॉर ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। अब ये 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन उनके लिए परफेक्ट है जिनकी सिटी में थोड़ी ड्राइव रहती है। 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर डे, कोई दिक्कत नहीं। यूज़ दिस इंजन, आपको सिटी में अराउंड 12 से लेके 14 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इजीली मिल जाती है। हाईवेज पे जब आप इस गाड़ी को लेके जाओगे तो माइलेज आपको फिर भी 16-17 के आसपास मिले, लेकिन रिफाइनमेंट की कमी तब महसूस होती है क्योंकि सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये इंजन आता है, तो रिफाइनमेंट का इशू आपको रह सकता है। क्योंकि जब आप 100, 110, 120 की स्पीड पे होगे तब आपको लगेगा कि यार इंजन थोड़ी आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, जो कि ये इंजन करता भी है। कितनी देर से हम इस इंजन को देख रहे हैं, अलग अलग गाड़ियों में देख लिया, कुछ अपडेट नहीं आ रहा है इसमें, तो वो चीज़ थोड़ी बुरी लगती है कि जब पंच जैसी गाड़ी इतनी अपडेटेड होगी फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंजन में भी फ़र्क आना चाहिए था। थोड़ी पावर के बारे में बात हो जाए तो जब आप ऐसे रेस देते हो, अब क्योंकि AMT है तो थोड़ा लेट रिस्पॉन्स आता है, 1-2 सेकंड तो आराम से आपको लगते हैं। तो देखो, एक इंजन होता है फन टू ड्राइव, एक इंजन होता है न्यूट्रल कि चलो सब कुछ आपको बैलेंस मिल जाता है, और एक होता है थोड़ा न्यूट्रल से हल्का सा नीचे। ये इंजन वो वाला इंजन है, न्यूट्रल से हल्का सा नीचे, क्योंकि अराउंड हर 1 मिनट में एक बार तो एटलीस्ट आप फील करोगे कि यार ये इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, ये जो इतना डिले है गियर चेंज होने का। अब गियर चेंज डिले को थोड़ा समझाता हूँ। अभी है सेकेंड गियर, थर्ड, ये स्लो करो, सेकंड पे आ गया वापस, और अब ये 1 आ गया। अब मैं नॉर्मली चला रहा हूँ, ठीक है। अब ट्रैफिक में आप यूजुअली शहर में सेकंड गियर पे चलोगे, अब ये सेकंड गियर है। अब मैं चल रहा हूँ नॉर्मल स्पीड है, मैं ऐसे कुछ रेस बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा। ये 1 से 1.5 सेकंड लगता है वो गियर शिफ्ट होने में, ये तो जो ड्राइव करता है उसे तो हर थोड़ी देर बाद फील होगा। अगर वो एग्रेसिवली नहीं चला रहा तो ज़्यादा फील होता है। मैं बताता हूँ क्योंकि फिर गियर शिफ्ट थोड़े जल्दी होते हैं। लेकिन अगर जैसे अब 5th गियर आ भी गया, ऑलरेडी 60 की स्पीड है सिर्फ, ठीक है, ये स्पीड से लिंक्ड उतना नहीं है। मैं थोड़ा स्लो करता हूँ, और अब 3rd गियर है। अब मैंने रेस पूरी दे दी तो उसने ऑटोमेटिकली 2nd गियर कर दिया, उसे पता लगा नहीं भाई को रेस चाहिए, और अब ये 60 तक चला गया। अब तक गियर चेंज नहीं हुआ, 65, 67, 70, 75 पे जाके अब ये 3rd गियर डला है जो कि अब तक 5th तो 40 पे ही चला गया था, और अभी हम 3rd गियर पे 100 टच कर चुके हैं। लेकिन ये रोड इतनी ज़्यादा सेफ नहीं है, इसलिए मैं और ज़्यादा नहीं जाऊँगा। देखो सामने बाइक आ गई ना, अच्छा हुआ नहीं गया था ऐसे। वी हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि सेफ रोड्स पे हम ये प्रैक्टिस करें, और 100 इज़ द नॉर्मल स्पीड फॉर दिस हाईवे। बट अगेन कंक्लूजन कि AMT थोड़ा सा आपको पंची फील तो नहीं करवाने वाला। ये गाड़ी, ये इंजन, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा सेट बैठती है। सिटी में गाड़ी चलाना चाहते हो, SUV वाली फील चाहिए, टाटा की बिल्ड क्वालिटी चाहिए, तो पंच से बेटर ऑप्शन नहीं है। इस प्राइस में अगर आप इससे ज़्यादा पावर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आई एम सॉरी, वो आपको इसी के सिर्फ टर्बो इंजन में मिल पाएगा, और सेगमेंट की कोई भी गाड़ी इतनी ज़्यादा पावर प्रोवाइड नहीं करती। अब टर्बो इंजन की बात हो रही है, चलो उसे समझ लेते हैं। आई टर्बो न्यू इंट्रोडक्शन, इंजन वही है नेक्सॉन वाला, बट पंच के हिसाब से थोड़ा बहुत उसे कैलिब्रेट किया गया, थोड़ा बहुत उसे ट्यून किया गया है। तो कितना किया गया, मैंने 2-3 बार पूछा, अलग अलग लोगों से पूछा, वो उतना अच्छे से आंसर तो नहीं दे पाए कि क्या किया, बस ट्यून किया। तो ठीक है, टर्बो भी हमने जब चलाया, ऑफ रोडिंग भी उससे अच्छी खासी करी, इट्स अ गुड इंजन।
अब जब भी मैं गुड बोल रहा हूँ इट मीन्स मैं प्राइस सेगमेंट के हिसाब से गुड बोल रहा हूँ। इट्स अ वेरी गुड इंजन, नेक्सॉन वाला ही आपको पंच में देखने को मिल जाता है, प्लस आपको उसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, विच मीन्स हाईवे पे रिफाइनमेंट ज़्यादा अच्छी मिलेगी। जब आप 100 से ज़्यादा की स्पीड पे होते हो ना, तब आपको 6th गियर की रिक्वायरमेंट देखो हो ही जाती है, क्योंकि उससे नीचे यानी कि 5th गियर रखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार थोड़ी आवाज़ कर रहा है इंजन, स्मूथ उतना नहीं है, तो NVH लेवल्स उस टाइम पे बढ़ जाते हैं। टर्बो इंजन अभी के लिए सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन और 2 ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है। डिमांड आएगी तो फॉर श्योर टाटा के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत इजी है वो टर्बो इंजन वेरिएंट्स को और ज़्यादा एक्सपेंड करने का, कि लोअर वेरिएंट में देना है, मे बी ऑटोमेटिक DCA। डिमांड आई तो श्योर क्यों नहीं, लेकिन अगेन उससे उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो शायद ये टाटा मोटर्स ना करे, क्योंकि फिर टर्बो DCA ये सब के लिए फिर कर्व और हमारे पास नेक्सॉन ऐसे वही वेरिएंट शुरू हो जाते हैं। इस बजट में अगर हम DCT ट्रांसमिशन या DCA ट्रांसमिशन एक्सपेक्ट करें तो वो मुश्किल हो जाता है ना थोड़ा सा। पहले ही CNG का 1-1 लाख एक्स्ट्रा माइलेज के नाम पे लोग फिर भी ले लेंगे, लेकिन AMT पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो लेकिन टर्बो पॉइंट से देखोगे और टर्बो में DCA पॉइंट से देखोगे तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा पंच के हिसाब से। अब समझते हैं इसके CNG वेरिएंट को। CNG पे स्विच करने के बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि पावर का ड्रॉप तो ऑब्वियसली होता है, और एक और चीज़ में पावर का ड्रॉप होता है जब आप AC चलाते हो। AC मैंने कम्प्लीटली ऑफ कर दिया तो ये डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करती है। AC ऑन, मैं बिल्कुल अपने एक्सीलरेटर पैडल पे नॉर्मल स्पीड पे चल रहा हूँ, बट जेन्युइनली बताऊँगा तो ड्राइवर को ही फील हो पाता है। अब जैसे ही मैं AC ऑन करूँगा मेरे को फील हो जाएगा कि गाड़ी में थोड़ी सी पावर जो है वो 10-20% AC के कंप्रेसर की तरफ शिफ्ट कर दी गई है, तो उतना इंजन नहीं कर पाता। अब इसी को ऑफ कर दूंगा, CNG ऑफ कर दूंगा, तो कंपैरेटिवली मेरे को बेटर परफॉर्मेंस मिलती है इस इंजन से। अगेन नेचुरल एस्पिरेटेड इज परफेक्टली फाइन, यू रियली डोंट हैव टू गो फॉर टर्बो, रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा इंजन वो है, लेकिन रिक्वायरमेंट जरूर कैलकुलेट करो। 3rd गियर पे ऑलरेडी 110 पे मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन अगेन आई विल स्लो डाउन, इट इज़ नॉट गुड इस स्पीड पे मैं यहाँ पर चलाऊँ इस रोड पे। अच्छा, AMT ट्रांसमिशन अगर आप ले ही रहे हो तो आपको पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर किए जाते हैं। पैडल शिफ्टर्स का मेजर काम ये होता है कि गियर आपको मैनुअली शिफ्ट करने की जरूरत पड़े तो गियर नॉब तक ना जाना पड़े। ऑटोमेटिक में भी एक ऑप्शन तो होती है स्विच करने की, आप मैनुअल कंट्रोल भी कर सकते हो, लेकिन जब पैडल शिफ्टर्स आपके पास होते हैं तो उसका एडवांटेज ये मिले कि आपको एकदम से ओवरटेक करना है तो यहीं से गियर डाउन करो और रेस दो। अनेबल टू शिफ्ट गियर आ गया क्योंकि स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा थी, तो ये 3rd गियर है, दिस इज़ 4th गियर। अब मेरे को डाउन करना है तो जस्ट डाउन किया, तो मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा इंजन अब रिस्पॉन्स दे पाएगा और एक्सलेरेशन मेरे को बेटर प्रोवाइड कर पाएगा। अगेन टर्बो इंजन की रिक्वायरमेंट ऑनेस्टली नहीं है। जब हम कह रहे थे पंच में पावर कम है, पंच में पावर कम है, आई नो पंच के इस इंजन में पावर कंपैरेटिवली आपको कम लगती है। किसके कंपैरेटिवली? जब हम SUV बोलते हैं, जब हम एक जनरल गाड़ी चलाने के पॉइंट से बात करते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि यार मैं पैसे भी तो 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख इतने ही खर्च रहा हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पावर इज़ इनफ, इट इज़ गुड। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? अच्छा या बुरा किसी भी चीज़ का होता है कि हमें वो चीज़ कितने में मिल रही है। अब 50 लाख का 3 BHK भी अच्छा है, लेकिन 1 करोड़ का 2 BHK भी हो सकता है ना अच्छा लगे। डिपेंड्स आपकी रिक्वायरमेंट, आप कैसा लग रहे हो। वो लग्जरी भी हो सकती है, वो प्लेस भी हो सकती है, और मतलब घूम फिर के बात वही होती है कि आपको किस प्राइस में क्या मिल रहा है। हो सकता है आपको, अब वही बात आ जाती है ना, अब 1 करोड़ में 3 BHK मिल रहा है, लेकिन 50 लाख में 2 BHK मिल रहा है, साइज़ उसका बड़ा है, सेफ्टी आपको वहाँ ज़्यादा लग रही है, तो वो बेटर ऑप्शन हुई ना। ठीक है, वो 1 करोड़ जितना लग्जरी नहीं है, लेकिन फिर पैसे भी तो 50 लाख ही लग रहे हैं, वो भी तो कैलकुलेट करो। अब तीनों इंजन्स की माइलेज और किसके लिए बेस्ट है वो डिस्कस करते हैं। माइलेज सिंपल, नेचुरल एस्पिरेटेड लोगे 12 से 14 किलोमीटर सिटी में आपको अप्रॉक्सीमेट मिल जाती है। पेट्रोल की बात करो, CNG नहीं। हाईवे पे 15 से लेकर 17-18 किलोमीटर पर लीटर, डिपेंडिंग आपकी ड्राइविंग एंड एवरीथिंग एल्स। ये इंजन उनके लिए जिन्होंने सिटी में जाया गाड़ी चलानी है, 40-50 किलोमीटर तक गाड़ी चलानी है, इजीली चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। टेक अ पेट्रोल व्हीकल, यू डोंट रियली रिक्वायर्ड CNG 1 कि माइलेज ज़्यादा, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल इज़ इनफ फॉर यू। सेफ गाड़ी, थोड़ी SUV फील चाहिए, दिखने में अच्छी हो, लेटेस्ट फीचर्स के साथ हो, तो पंच इज़ द ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। फिर आती है इसका CNG वेरिएंट। CNG उन लोगों के लिए जिनकी कम से कम रनिंग 100 किलोमीटर है, क्योंकि आप एक तो 1,10,000 एक्स शोरूम एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, जिसमें ऑन रोड ऑब्वियसली आपको और पे करना पड़ता है। फिर CNG का टैंक,
फिर सीएनजी की पावर कंपैरेटिवली कम, बूट स्पेस कम हो जाती है, आपको सीएनजी भरवाना भी पड़ता है, उसकी भी आजकल लंबी लाइनें होती हैं, हर जगह सीएनजी अवेलेबल नहीं होता, पेट्रोल कंपैरेटिवली ज़्यादा अवेलेबल होता है। ठीक है, इमरजेंसी में आप पेट्रोल पे गाड़ी चलाओगे, आपको हाईवे पे जाना है तब आप सीएनजी और पेट्रोल दोनों पे गाड़ी चलाओगे ताकि आप एक रन अच्छा मिल सके, क्योंकि सीएनजी में क्या वो 200-250 किलोमीटर चल लोगे, जब ज़्यादा चलना होगा तो पेट्रोल पे ही चलोगे ना। तो उस केस में आप अगर पेट्रोल ही चला रहे हो तो गो फॉर पेट्रोल इंजन ओनली, उसके एक्स्ट्रा पैसे क्यों देने हैं। देख रहे हो इंजन कैसे स्ट्रगल कर रहा है चढ़ाई पे, सुनिए आपको आवाज़। जैसे कई बार चढ़ाई आती है, अभी रास्ता भी खराब है, चढ़ाई दोनों इस टाइम पे आ रही है, तो उस टाइम पे देखो आपको थोड़ा सा पैडल शिफ्टर्स यहाँ मैनुअल ट्रांसमिशन पे जाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए भी बोल रहा हूँ कि एएमटी मत लो, मैनुअली जब दोस्ती चलाओगे तो मैनुअल इज़ गुड। क्लच इतना डीप या इतना हैवी नहीं है, हमने मैनुअल भी ड्राइव किया है, वी नो अबाउट इट, तो वो भी एक सही ऑप्शन रहती है क्योंकि आपके पैसे भी बचते हैं। एएमटी सिर्फ उनके लिए जिनकी रनिंग कुछ ज़्यादा ही है और उनको पता है कि यार मैं तो चला ही नहीं पाऊंगा मैनुअल। जो एएमटी है ना, तो जैसे आप अगर सिटी वगैरह में चला रहे हो, उसके गियर शिफ्ट हो रहे हो तो वो फिर भी ठीक है, इतना नहीं पता लगता। जब आप ओवरटेक करना चाहते हो, एक्सीलरेट करना चाहते हो, किसी को करना है, तो वो चीज़ हाईवे पे थोड़ा एएमटी लगता है कि नहीं यार स्मूथ फीलिंग नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन अगेन प्राइस भी तो फिर कम पे कर रहे हो। एएमटी इज़ गुड, जस्टिफाइड प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअल और एएमटी दोनों बहुत बड़ी ऑप्शन है। सीएनजी उनके लिए जिनकी रनिंग ज़्यादा, और सीएनजी में एएमटी थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि देखो पावर पहले ही कम हो रही है, फिर लैग भी इतना ज़्यादा आ जाए, फिर बूट स्पेस भी कम, ये कम हो तो पैसे ज़्यादा दो, नहीं अवॉइड करो। सोचो, कैलकुलेट करो कि सीएनजी मैनुअल, सीएनजी एएमटी चाहिए भी या नहीं चाहिए, तो प्लीज़ कैलकुलेट ज़रूर करना। टाटा पंच की जो ड्राइव रखी गई है, नेशनल मीडिया ड्राइव, वो पुणे में रखी गई है और 2 दिन से हम पुणे में ही ये सब कर रहे हैं, अलग अलग इंजन, अलग अलग ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ताकि आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट या एनालिसिस बता सके और रिव्यू दे सके। सो टर्बो इंजन वो इतना नहीं चलाया, 100 किलोमीटर पहले बता दूं, 20, 30, 40 किलोमीटर चलाया होगा, थोड़ा सा शायद अभी मैं इसके बाद और जाके चलाऊँ, मेरा मन है चलाने का। वो मन इसलिए बिकॉज वो केपेबल है, ग्रेट इंजन टू हैव, पावर बहुत अच्छी जनरेट करता है, हाईवे पे आपको रिफाइनमेंट के साथ साथ एक फील गुड फैक्टर प्रोवाइड करता है अपने 6th गियर से, कि चलो बढ़िया है, एक रिस्पॉन्सिव इंजन है, ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। नो डाउट उसमें अपडेट की अभी भी ज़रूरत है, वो नेक्सॉन के हिसाब से ट्यून किया, बट वो अब है किसके लिए वो डिसाइड करते हैं। जिनकी रनिंग हाईवे पे ज़्यादा है, चाहे रनिंग कम है 20, 30, 40 किलोमीटर, लेकिन उनको पता है यार शहर में ट्रैफिक नहीं होता, बार बार गियर शिफ्ट नहीं करने में, को 6th गियर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उनके लिए टर्बो इंजन इज़ अ गुड ऑप्शन। थोड़ा प्राइस बढ़ता है ज़्यादा, बट फिर जस्टिफाइड भी लगता है कि चल ठीक है यार, कोई बात नहीं, मुझे पावर भी मिल रही है, रिफाइनमेंट भी मिल रही है और एक टर्बो इंजन मिल रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी कंसिडरेबल है। सो फर्स्ट प्रेफरेंस मैनुअल ट्रांसमिशन, नेचुरल एस्पिरेटेड। सेकंड प्रेफरेंस मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं, नेचुरल एस्पिरेटेड में एएमटी। थर्ड प्रेफरेंस टर्बो मैनुअल। फोर्थ प्रेफरेंस जाके सीएनजी और फिफ्थ प्रेफरेंस इज सीएनजी एएमटी। ये मेरी प्रेफरेंस लिस्ट आपके सामने है कि कौन सा वेरिएंट आपको सूट कर सकता है, बाकी अगेन आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। अब ये तो हो गए इंजन्स, चलो थोड़ा सा सस्पेंशन इन सबको समझते हैं। सस्पेंशन जो है वेरी वेल ट्यून्ड, क्योंकि आवाज़ अंदर बहुत कम आती है। सी नो आवाज़, गंदा रास्ता है तब भी नो आवाज़, तो सस्पेंशन आवाज़ उतनी नहीं आती, बट ऐसा भी नहीं कि स्टेबिलिटी ना प्रोवाइड करे। आई लव दिस सस्पेंशन, आई थिंक इस सेगमेंट की बेस्ट सस्पेंशन है कंपेयरिंग विद अदर कार्स ऑफ ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है कि पंच बहुत अच्छे से सिटी, स्पीड ब्रेकर्स, खड्डे, हाईवे, हाई स्पीड्स सब मैनेज कर ले, और ऑफ रोड केपेबिलिटीज़ तो आपको पता है, गाड़ी स्टेबल है पूरी, तभी वो इतने ऑफ रोडिंग केपेबिलिटी, जो 90 डिग्री ड्रॉप वगैरह वो सब कर पाती है। तो सस्पेंशन 10 on 10, नो इश्यूज देयर एट ऑल, कंसिडरिंग द प्राइस अगेन। इसको मैं मर्सिडीज से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 लाख तक की गाड़ियों के साथ इसे कंपेयर कर रहा हूँ। ओवरऑल हैंडलिंग भी ना आपको एक एसयूवी वाला फील प्रोवाइड करती है, हाइट पोजीशन अच्छी है, आपको हैचबैक बिल्कुल भी फील नहीं होगा। यू फील दैट कि हाँ मुझे एक सब 4 मीटर एसयूवी वाली हाइट मिल रही है, विच गिव्स यू थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं शायद एक बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। इवन टाटा पंच में जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी वगैरह सब यूज़ है ना, वो भी बढ़िया लगती है। सियरा में तो टाटा ने बहुत इंप्रूव किया है, पंच में भी मेरे को ओवरऑल क्वालिटी सही लगती है, डिज़ाइन एंड एवरीथिंग एल्स ऑल्सो, यार गुड क्वालिटी मटेरियल हैज़ बीन यूज्ड। एक सेफ्टी फीचर मुझे और बहुत अच्छा लगता है, ऑटो डिमिंग IRVM, ग्रेट फीचर टू हैव स्पेशली इन दिस सेगमेंट, जिसमें ऑफकोर्स पीछे से कोई लाइट ज़्यादा पड़ती है इस पर रात को, तभी ये ऑटो डिम हो जाता है, या इनफैक्ट अगर अंधेरा हो जाए बाहर, जैसे मैंने इसका भी सेंसर जो एम्बिएंट सेंसर उसे कवर कर दिया तो ये पूरा ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि ताकि लाइट ज़्यादा ना पड़े पीछे से आने वाले व्हीकल्स की आंखों में। हालांकि मुझे लगता है ORVM भी थोड़े से ऑटो डिमिंग टाइप होने चाहिए, क्योंकि पीछे लोग करते हैं हाई बीम, फिर फ्लैश मारते हैं। कौन सी गाड़ी ओनर्स की बात कर रहा मेरे को बताओ,
उसका नाम शायद सी से शुरू होता है उस गाड़ी का, आपको पता है। मतलब नॉट जस्ट दैट, और भी बहुत लोग होते हैं इवन मॉडिफाई करवा के गाड़ियों की जो हाई बीम लाइट करी होती है वो ड्राइविंग में बहुत डिस्टर्ब करती है, तो ये ऑटो डिमिंग आईआरवीएम बहुत काम आता है। और अगर आप ऐसे हो जिन्होंने मॉडिफाई करवा के शहर में भी हाई बीम रखते हो, तो प्लीज़ मेरे दोस्त, हाई बीम इज़ फॉर हिल्स, हाई बीम इज़ फॉर हाईवे ड्राइव्स। सिटी में लो बीम ही रखते हैं प्लीज़, ठीक है। अब गाड़ी चलाने में कैसी कैसे नहीं ये तो आप सबको समझ आ गया। रही बात अब नया क्या क्या फीचर्स हैं, क्योंकि वॉक अराउंड आप ऑलरेडी देख चुके थे, मैंने सोचा इसको थोड़ा बाद में रखते हैं। सीन ऐसा है कि डायमेंशंस थोड़ी सी बदल गई, लेंथ थोड़ी बढ़ गई है, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक वगैरह की वजह से। बम्पर थोड़ा डिज़ाइन क्योंकि नया चेंज हो गया है, तो उस चक्कर में थोड़ी सी कुछ मिलीमीटर्स 4-5 सेंटीमीटर के आसपास टोटल ओवरऑल फर्क पड़ा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। ओवरऑल गाड़ी की हाइट विड्थ वगैरह सब सेम, अंदर स्पेस कंप्लीटली सेम, लेकिन अंदर बहुत सारा कंफर्ट बढ़ भी गया है, वो भी बताऊंगा आपको। बट नया क्या क्या है, ऑफ कोर्स एलईडी डीआरएल, नई 3D ग्रिल है, ये पूरा का पूरा जो बम्पर हाउसिंग सब बदल दिया गया। हेडलैम्प सेटअप भी आपको नेक्सॉन हैरियर, नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी, इन सब से इंस्पायर्ड है, क्योंकि टाटा एक लैंग्वेज पे काम कर रहा है कि डिज़ाइन हम ऐसा ही रखने वाले हैं। ऊपर डीआरएल का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करेंगे, नीचे जो है वो आपको हेडलैम्प सेटअप काफ़ी हद तक ऐसा ही देखने को मिलता है सारी गाड़ियों में। अब इस चीज़ की इंटरेस्टिंग बात, लोअर वेरिएंट्स लेंगे तब भी आपको ये एलईडी लाइट ही मिलेगी, बस यहाँ पर हेलोजन लाइट हो जाती है और फॉग लैंप्स नहीं मिलते। अब अपर वेरिएंट्स ले रहे हो तो आपको प्रॉपर एलईडी डीआरएल, एलईडी मल्टी फंक्शनल रिफ्लेक्टर्स बेस्ड आपको हेडलैम्प सेटअप, जो कि लो बीम हाई बीम का काम यही करते हैं, और आपको प्रॉपर फॉग लैंप्स भी ऑफर किए जाते हैं। दिस इज ओनली डिजाइन, दिस इज अ 3D ग्रिल, दिस इज द 360 डिग्री कैमरा, एंड नीचे की तरफ आपको एडास लेवल 2 नहीं मिलता है। ये उन्होंने एक रखी है कि आगे जाके अगर हम पंच में एडास लेकर आए तो हमें ग्रिल बदलनी ना पड़े। पर्सनली मुझे लगता है कि पंच में इन्होंने एडास का प्लान बना लिया था, डिज़ाइन वगैरह कंप्लीट हो गया था, लेकिन जब इनको लगा कि नहीं यार प्राइस बढ़ रही बहुत ज़्यादा, उसको रहने देते हैं, तो इन्होंने एडास का मॉड्यूल हटाया, वहाँ कैमरा लगाना नहीं समझा, ग्रिल को चेंज नहीं किया कि चलो डिज़ाइन तो बुरा थोड़ी लग रहा है, डिज़ाइन यही रहने देते हैं, बस एडास यहाँ लगाएंगे नहीं, क्योंकि प्राइस फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर्सनली अगेन मुझे लगता है नहीं है एडास, ज़्यादा अच्छी बात है, प्राइस बेफालतू में एक्स्ट्रा होती। इस तरह के साइज़ में, इस तरह के बजट में, इस तरह के सेगमेंट में अभी तो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। कंप्लीट वैसे गिमिक होता कि हाँ सबसे सस्ती एडास वाली गाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो पाता, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दिस कार। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि आपको एडास हर गाड़ी में चाहिए, और अभी एडास उतना परफेक्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन ओवरऑल मेरा मानना है कि पहले के कंपैरेटिवली टाटा पंच फेसलिफ्ट ज़्यादा बोल्डर, एसयूवी, थोड़ी बड़ी गाड़ी लगती है। आपका क्या मानना है, पहले वाली पंच या ये वाली पंच, कमेंट करके बताओ। साइड में दो ही चीज़ें हैं, एक तो नए अलॉय व्हील सेटअप, बाकी टायर साइज, क्लैडिंग, ओवरऑल ये सब सेम है। एक दूसरी जो चीज़ है वो ORVM कम्प्लीटली चेंज है, जिसमें 360 डिग्री कैमरा तो है ही है, ओवरऑल डिज़ाइन, फील, और इनफैक्ट थोड़ा सा साइज़ भी मुझे पहले से ज़्यादा बड़ा लगता है। साइज़ को लेकर अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऑफ कोर्स नया ज़रूर है ये। उसके अलावा साइड प्रोफाइल इज़ कम्प्लीटली द ओल्ड पंच, स्पेशली द डोर हैंडल्स। ये वाले डोर हैंडल्स मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते। स्ट्रीमलाइन तो चलो मुश्किल हो जाता है, इतना बड़ा चेंज करना इस गाड़ी में, न्यू गाड़ी में लाना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है, बट अगेन क्या करते फिर इस डोर का, कुछ कर नहीं सकते थे, ऑप्शन नहीं थी, तो यही डोर हैंडल है। रियर से भी पूरा का पूरा जो ये चीज़ है, यानी कि बूट लिड कम्प्लीटली न्यू है, पहले वाले पंच का नहीं है, डिज़ाइन भी चेंज है, और ये रियर लुक थोड़ा सा वो हैरियर लुक इसलिए आता है क्योंकि ये 3D में आ गया है, टेल लैम्प पूरा कनेक्टेड और वो भी 3D में, रैप अराउंड रहने वाला है, दिखने में अच्छा लग रहा है। अगेन पहले के कंपैरेटिवली ये डिज़ाइन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ऑफ कोर्स रिवर्स पार्किंग सेंसर जो कि साइड में नहीं है, सिर्फ पीछे दो है, रिवर्स पार्किंग कैमरा क्योंकि 360 डिग्री कैमरा है, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर सब मिले, बस ऊपर ध्यान रखें लाइट नहीं है, टेल लैंप की जो ब्रेक लाइट है वो यहाँ नीचे ही है। लोअर वेरिएंट्स लेते तो ऊपर हाई स्टॉप लैंप मिल जाएगा, लेकिन इस वेरिएंट जिस पे आपको बड़ा स्पॉइलर मिलता है उसमें आपको हाई स्टॉप लैंप ऊपर नहीं दिया गया, छोटी लाइट ही यहाँ मिलती है, और रिवर्स लाइट भी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। बाकी ऑफ कोर्स ये ICNG वेरिएंट है जिसमें आपको CNG मिल जाता है और बूट स्पेस भी मिल जाती है। ऑब्वियसली देखो ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, तो बैलेंस्ड है। यूजुअली गाड़ियों में जहाँ पर बड़ा सिलेंडर होता है उसमें तो सामान रख ही नहीं पाते आप, इसमें आपको 344, 319 और 210 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। कैसे है,
सबसे ज़्यादा बूट स्पेस इस जब हम ऊपर तक मेजर करते हैं, जो कि टेक्निकली सही नहीं है, बट कोई बात नहीं। फिर आती है 319 लीटर्स जो पार्सल ट्रे तक है, जहाँ पर एक्चुअल में आप अपने बैग रखोगे। तीसरी ऑप्शन आती है 210 लीटर्स की बूट स्पेस, जो CNG के साथ आपको इतनी जगह पे मिल रही है, जिसमें आप एक लगेज बैग, स्मॉल है ये, और 2 आपके नॉर्मल बैग्स, बैकपैक्स। दूसरा लगेज बैग पूरा नहीं आ रहा, हमने रख के देखा था तो वो थोड़ा सा साइड की वजह से फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि इसके भी व्हील्स है तो इतना ही पीछे जाएगा, इससे ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता। तो 2 स्मॉल बैग्स लाने थोड़े मुश्किल होते हैं। एक आते हैं ना स्मॉल बैग के भी थोड़े मिनी साइज से होते हैं कंपैरेटिवली, वो फिर भी 2 आ जाएंगे और ऊपर थोड़ा थोड़ा सामान आ जाएगा। अगेन ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट बूट स्पेस, बट क्योंकि CNG है उसके साथ सामान रखने की जगह एटलीस्ट मिल जाती है, तो दैट्स अ गुड पॉइंट। ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी, तभी तो वो जगह बन पाती, और जो स्पेयर टायर है वो नीचे दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें स्पेयर टायर नहीं मिलता, वो लोअर वेरिएंट यानी कि प्योर और स्मार्ट प्लस, उन वेरिएंट्स में आपको स्पेयर टायर नहीं ऑफर किया जाता। बाकी यहाँ पर भी LED लाइट है, हैंडल मिल जाता है बूट को बंद करने के लिए, विच इज़ वेरी इजी, एंड पार्सल ट्रे भी आपको सही मिले। ये भी अपर वेरिएंट से, आई थिंक प्योर प्लस या एडवेंचर से है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट ओवरऑल अगर ये डिज़ाइन देखोगे तो अगेन इस सेगमेंट के हिसाब से थोड़ी बल्की, थोड़ी मैसिव लगती है। से सीधा कंपैरिजन अगर हम फ्रॉन्क्स, टेजर, एक्स्टर से करें तो सबसे ज़्यादा बड़ी तो पंच ही लग रही है। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बता दो। बाकी कंपैरिजन हो ही रहा है तो ऐसा करते एक डायमेंशन चार्ट लगा देता हूँ, प्रॉपर लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस, बूट स्पेस और ग्राउंड क्लियरेंस का बिटवीन द पंच, एक्स्टर एंड फ्रॉन्क्स। चलो कुछ ऑब्जर्वेशंस, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। 100 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चला चुके हैं तो एक आइडिया तो लग ही गया है ना। एक तो 90 डिग्री डोर काफ़ी सही लगते हैं मेरे को, और इसमें एक ड्रॉबैक भी है। अच्छी बात ये है कि उठना बैठना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन नुकसान ये है कि जैसे 90 अब खुला हुआ है, मुझे दरवाजे को बंद करना है तो काफ़ी ज़्यादा बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक छोटा सा ड्रॉबैक लगता है। तो आप मोस्ट केसेस में इतना ही खोलोगे, उतरोगे और फिर इसको ईजिली बंद करो जब बैठोगे या उतरोगे। लेकिन जब आप ऐसे पूरा खोल देते हो तो आपको थोड़ा सा आगे जाके इसे बंद करना पड़ता है। बट वो हर एक फीचर का फ़ायदा और नुकसान होता है। अगर 90 डिग्री इतने ही परफेक्ट होते तो हर गाड़ी में 90 डिग्री ही मिलते। बट टाटा पंच, उसकी खास बात नया स्टेयरिंग, ये लेदर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो है, सारे बटन्स आपको इधर मिल जाते हैं। दिस इज़ द CNG ऑटोमेटिक वेरिएंट राइट नाउ जो हम शूट कर रहे हैं। टर्बो पेट्रोल वगैरह भी सब आपके लिए किया है, लेकिन अभी जिस गाड़ी में बैठे हैं दैट इज़ CNG ऑटोमेटिक, तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। क्योंकि AMT अगर पेट्रोल ले रहे हो तो मिल रहा है, मैनुअल ले रहे हो तो आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है, लेकिन CNG AMT में क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, विच इज़ अनफेयर आई गेस। बट ठीक है, अब जो है सो है। पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये प्लस नहीं, ये माइनस करने के काम में आएगा, यानी कि गियर डाउन करने में। जब आपको स्ट्रगल कर रहा है इंजन ज़्यादा बड़े गियर में, जो कि वैसे कभी नहीं करने वाला, क्योंकि फर्स्ट गियर पे भी ये कभी कभी स्ट्रगल करता है, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ड्राइविंग, तो उसको थोड़ा साइड पे रखते हुए अच्छा लगता है स्पोर्टी पॉइंट से कि आपको प्रॉपर पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको वॉइस कमांड्स, वॉइस वॉल्यूम वगैरह के सब कंट्रोल्स मिले। बट अच्छा वही लगा कि स्टीयरिंग फील्स रियली नाइस, थोड़ा प्रीमियम लगता है। इस सेगमेंट का बेस्ट स्टीयरिंग फील मैं ईजिली कह सकता हूँ। बाकी 7 इंचेस का क्लस्टर, 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन, ये तो आपको पता है, लेकिन इसकी एक एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो ब्लू थीम है वो पर्सनली मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, और आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते। हालांकि जो वर्किंग है वो काफ़ी फ्लुएंट है, इजी है, समझ जाती है। CNG की माइलेज यहाँ नहीं आती, पेट्रोल की आएगी सिर्फ। CNG की उन्होंने माइलेज दिखाने की ऑप्शन ही नहीं रखी, क्योंकि कंपनियों को भी पता है कि CNG माइलेज काफ़ी कम आएगी, तो इसलिए रखी ही नहीं उन्होंने। उसके अलावा टच बेस कंट्रोल्स हैं, ये गलती से प्रेस भी होते हैं, कभी कभी पता भी नहीं लगता। और आई होप जो अभी NCAP रेटिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स चल रहे हैं, जल्दी फिजिकल बटन्स आ जाएं। पर 360 डिग्री कैमरा, दैट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड। इस सेगमेंट का ईजिली बेस्ट 360 डिग्री कैमरा मैं इसे कह सकता हूँ। काम अच्छे से करता है, विजुअली अच्छा है, ब्राइट भी पूरा है, रात में भी बहुत अच्छी क्वालिटी आपको दे रहा है। तो बहुत 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 बढ़िया 360 डिग्री कैमरा है इस गाड़ी का। 65 वॉट का चार्जर, अमेजिंग। लैपटॉप चार्ज करो, फ़ोन चार्ज करो, बहुत जल्दी सारी चीज़ें चार्ज हो जाती हैं। वेरी यूजफुल फीचर टू हैव। पीछे हालांकि 15 वॉट टाइप सी पोर्ट है, ठीक है। अब एक्चुअली पता क्या, 15 वॉट इतना बुरा नहीं है, 65 ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वो बुरा लग रहा है, समझ रहे हो। उसके अलावा 2 टाइप सी पोर्ट्स हैं, ताकि आप एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायर्ड भी यूज़ करना चाहो कर सकते हैं। वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है। ये जो गियर नॉब है इसमें आपको पार्किंग मोड नहीं मिलता है, इट्स ओनली रिवर्स, न्यूट्रल एंड ऑटोमेटिक, यानी कि ड्राइव एंड अ मैनुअल वे, जिसको आप स्विच कर सकते हो। जैसे मैंने ऐसे किया, लेफ्ट साइड स्विच किया तो अब ये गियर प्लस और ये गियर माइनस हो जाएगा इसमें। बट अगेन एक पार्किंग मोड होना चाहिए था, क्योंकि न्यूट्रल पे ही आपको हर बार हैंड ब्रेक ही करनी पड़ती है। एक जनरल पार्किंग ब्रेक होती तो अच्छा लगता है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक नहीं है, समझ आ रहा है बजट पॉइंट व्यू से, बट पार्किंग होना चाहिए था। AMT है, फिर अब CVT DCT थोड़ी है कि प्रॉपर पार्किंग मिले, बट चलो कोई बात नहीं।
कप होल्डर्स आर नाइस, आर्मरेस्ट बहुत ज़्यादा छोटी लेकिन स्लाइडिंग है तो आपको कंफर्ट थोड़ा सा बढ़ा देती है। उसके अलावा ट्रीटमेंट बहुत प्यारा लगता है ये, और ग्लव बॉक्स एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसमें ऊपर आपको फोल्डर वगैरह रखने की ऑप्शन आ जाती है, नीचे आप अपना सामान रख सकते हो, पेन होल्डर तक दिया गया है। तो ये ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा लगता है। बस मुझे ये नहीं समझ आया कि ये इतना बड़ा ग्रूव किस लिए दिया है कि सामान आगे गिरे ना, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ लॉक है, इतने में हो सकता था ये यहाँ पर कुछ भी नहीं, खाली है। तो इसको ब्रेक करके यहाँ बड़ी चीज़ रखने की ऑप्शन भी बनाई जा सकती थी, क्योंकि बंद जो हो रहा है वो तो इस वाले लैच से हो रहा है, इस वाले से नहीं। बट जो है सो यही है, कुछ सोच के ही किया होगा, इतने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स बैठे हैं। छोटी डिटेल्स बट यूज़फुल डिटेल्स। एक हुक दिया गया है, तो आप कुछ टांगना चाहते हो यहाँ टांग दो, ताकि इधर उधर गिरे ना, वो यहीं पे हुक आपको अंदर भी चला जाता है जब ज़रूरत ना हो। अब ये सीट्स, अगेन इसका भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज मैं बताता हूँ। ये अंडर थाई सपोर्ट इज़ अ ग्रेट मूव। यहाँ पर भी है, आगे दोनों को मिले, पीछे भी आपको 2 पैसेंजर्स के लिए मिल जाता है, और सपोर्ट और कंफर्ट एक्चुअल में काफ़ी फ़र्क फील हो रहा है, स्पेशली लॉन्ग ड्राइव जब हम चाहते हैं कि यहाँ खराब रास्तों में भी कि अंडर थाई सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब इन सीट का जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे नहीं लगी हैं। पीछे थोड़ा ज़्यादा ही स्टिफ है, ठीक है, बैक दुखती है, मतलब 20-25 किलोमीटर बाद ड्राइव के ना आपको थोड़ा सा लगता है कि यार सीट्स थोड़ी और कंफर्टेबल होनी चाहिए थी। सीट्स नॉट अ वेरी बिग ड्रॉबैक, लेकिन अगर आपको ये फील हो रहा है कि सीट्स और बेटर हो सकती थी तो थोड़ा तो बुरा लगता है, क्योंकि पंच एक प्रीमियम माइक्रो एसयूवी है। तो इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो मटीरियल यूज़ किया गया है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे अब ये साइड वाला है, ये बहुत ज़्यादा दब रहा है, देख लो, तो फोम डेंसिटी बहुत कम है। अब इसके नीचे ये प्लास्टिक है, तो अगर कोई हैवी पर्सन होगा तो उसके थाइज पे ये लग सकता है साइड पे। उस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि वो थोड़ा सा बुरा लग सकता है साइड पे। ये अच्छा लगता है कि स्कूप्ड है, लेकिन ये बहुत जल्दी मुड़ रहा है। यहाँ डेंसिटी कम है, लेकिन सेम अगर आप पीछे देखोगे, थोड़ा सा विशाल इधर आए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इट्स क्वाइट हार्ड, ये साइड पे सॉफ्ट है, तो बहुत इनकन्सिस्टेंसी है इसके पैडिंग में। तो मतलब मुझे पर्सनली बस घूम फिर के कंक्लूजन ये है कि सीट्स उतनी कंफर्टेबल नहीं लगी हैं। मैं ज़्यादा बेटर एक्सपेक्ट करता हूँ टाटा पंच से। आप सबका फेवरेट फीचर, द इलेक्ट्रिक सनरूफ। ये एक अच्छी चीज़ लगती है कि यार इस सेगमेंट में कम गाड़ियों में, अब तो वैसे शायद सब में ही आ रही हैं, बस फ्रॉन्क्स छोड़ के, बट सनरूफ होने का एडवांटेज ये मिल जाता है कि वो प्रीमियम वाली फील मिल जाती है। अगर आप एक लेना चाहोगे, हाँ यार मेरे को एक फील लेनी है, ऐसे बढ़िया सी धूप लेनी है, तो आप ले सकते हो। बट अगेन बच्चे बाहर मत निकालना, स्पेशली चलती गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं। खड़ी गाड़ी में निकलो कोई बात नहीं, फ़ोटो खींचो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलती गाड़ी में कोई भी बच्चे बड़े पेट्स तक को भी, मैंने बहुतों को देख, डॉग को ऐसे बाहर निकाल लेते पकड़ के, यहाँ बिठा लिया और उसकी मुँह बाहर। अरे भाई मत किया करो प्लीज़, बहुत रिस्की है। आप सोचो हो यहाँ पर एकदम से ब्रेक लगानी पड़े तो पर्सन भी आगे जा सकता है, ये चीज़ पूरी उसके अंदर चुभ सकती है, और अगर एकदम से रेस देनी पड़ी तो ये चुभ सकता है। दोनों केसेस में प्रॉब्लम है। ठीक है, रबर पैडिंग है वो इसके लिए होती है, लोगों को बचाने के लिए नहीं होती, तो प्लीज़ ये मत किया करो, ठीक है। और रही बात ये सनरूफ की, एक चीज़ बता दूँ, ये बाहर जाने के बजाय ये अंदर को फोल्ड होती है। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि उनको ये ग्रूव बनाना पड़ जाता है जब सनरूफ अंदर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से आपको हेडरूम थोड़ा कम लग सकता है, और एक लगता है कि यार थोड़ी स्पेस कम है गाड़ी में। अगर ये सनरूफ ऊपर को जाती होती तो फिर ये ओवरऑल इतना नीचे नहीं रखना पड़ता है, थोड़ा ऊपर हो जाता, तो जिसकी वजह से हेडरूम कंपैरेटिवली बेटर मिल जाता। बट मैकेनिज्म का फ़र्क पड़ता। और उसके अलावा कोई और टेक्निकल इशू हो सकता है तो आप बताओ, आप भी तो एक्सपर्ट्स हो गाड़ी के बारे में, आपको भी तो चीज़ें पता ही हैं। सनरूफ ऊपर और अंदर का कितना डिफरेंस हो रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है। बट हाँ, ये ध्यान रखें कि आप ऑफकोर्स इसे जब बंद करेंगे तो यहीं से होगा, और ये जो कवर है ये थोड़ा सा ही आगे आएगा, देखना ये आया उसके साथ, और अब इस तरीके से आप इसे बंद करोगे, मैक्सिमम टाइम पे देखना बंद ही रहेगा। 90 डिग्री होर्स होने का फ़ायदा देखो कितनी जगह मिले। यूजुअली गाड़ियों में देखो ऐसे होता है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे टाइट थोड़ा सा देख कर आना पड़ता है, लेकिन अगर ये पूरा 90 हो जाए तो मेरे लिए आना आसान हो जाता है। सी कितना ईजी था। अगर फ्रेम छोटा होता तब भी ईजी होता, हालांकि फ्रेम पंच का बहुत सही साइज़ का मिल जाता है, बट अगेन थोड़ा सा बाहर जाके इस दरवाजे को बंद करना पड़ता है एक इंसान को। विंडो पेन परफेक्टली फाइन, 8 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है, तो पीछे भी आपको कंफर्ट के साथ साथ कन्वीनियंस पूरा मिलेगा, यानी कि 4 स्पीकर्स 4 ट्विटर्स मिल जाते हैं, जो कि ट्विटर यहाँ ऊपर दिया गया है, स्पीकर ऑफ कोर्स नीचे है, ड्यूल टोन ट्रीटमेंट यहाँ पर भी है, ये भी सही लगता है। क्वालिटी अच्छी लगती है क्योंकि ये डोर थंब ये सही लगता है मुझे। टाटा की गाड़ियों में थोड़ा पता लगता है, महिंद्रा की गाड़ियों में हो गया, टाटा में हो गया, थोड़ी बिल्ड क्वालिटी का ना फील होता है। ओवरऑल कंफर्ट, 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। सेंटर पैसेंजर के लिए नहीं है, चल जाएगा क्योंकि शायद विजिबिलिटी हैम्पर होती है। उसके अलावा ऑफकोर्स आपको एक प्रॉपर आर्मरेस्ट मिल जाती है। अब इसमें कप होल्डर सोच रहे हो नहीं है, ठीक है नहीं है, लेकिन साइड पे आपको कप रखने की जगह मिल जाती है, और ये पूरा प्लेन रखा गया ताकि एक तो आप आर्म ऑब्वियसली अच्छे से रख पाओ, आपको तब वो दुखे ना, प्लस
जब ऐसे बंद रहता है तो जो सेकंड पैसेंजर, बीच में पैसेंजर बैठा है, उसकी बैक पे हार्ड फील ना हो, क्योंकि कप होल्डर्स जब होते हैं तो उससे थोड़ा सा तो हार्ड हो जाता है। तो यहाँ कंफर्ट की बात करें, ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर मिल जाता है। अडल्ट बैठ सकते हैं, देखो 2 ही कंफर्टेबल बैठ पाएंगे ऑब्वियसली, 3 बैठेंगे तो अनकंफर्टेबल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जाएंगे नहीं, गुस्सा करेंगे कि नहीं जाऊँगा। तो ठीक स्पेस आपको यहाँ भी मिल जाती है। बट अगेन थोड़ा सा विशाल पीछे जाओ, मेरे को आप सबको एक चीज़ दिखानी है। सपोज आप 100 kg की होती है, मैं ही 100 का होता, तो ये देखो कि कितनी जल्दी ये ऐसी दब जाता है। तो जब कोई पर्सन यहाँ कंफर्टेबली बैठ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा दब जाता है। अब अच्छी बात ये है कि इधर एटलीस्ट प्लास्टिक नहीं है, बट यही सेम चीज़ मैं आगे के लिए बता रहा था, क्योंकि नीचे प्लास्टिक है तो वो फिर थोड़ी देर बाद आपको टच होने लग जाता है। टच इन द सेंस वो फील होने लग जाता है कि नीचे प्लास्टिक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। समझ गए मेरी बात? ओवरऑल बट सीट्स आर गुड, रिक्लाइन अच्छा है, एंगल सही है, बकेट वाला सिटिंग भी सही हो जाती है। पीछे भी अगेन वही, थोड़ी देर चल लूँगा और उसके बाद लगेगा कि नहीं है, थोड़ी अनकंफर्टेबल है। मतलब 3 टर्म्स होती हैं, एक होता है कंफर्ट, बहुत बढ़िया है, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अनकंफर्टेबल। तो इसको मैं न्यूट्रल और अनकंफर्टेबल के थोड़ा सा बीच में रखूंगा, नॉट वेरी वेरी अनकंफर्टेबल, बट अगेन आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बेटर फ्रॉम टाटा मोटर्स। बाकी सेफ्टी, जहाँ पर इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, क्रॉस चेक पूरा होता है, वो है 6 एयरबैग्स प्रॉपर आपको सारे बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। बाकी अगेन सामान रखने की जगह मिल जाती है, रेयर एसी वेंट्स है, नीचे भी फ़ोन रखने, वॉलेट, शेड्स रखने की जगह, प्लस 15 वाट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया, थोड़ा ज़्यादा नीचे है। अब मैं उसका सिनेरियो समझाता हूँ। जब होता है, थोड़ा सा इधर पास आओ, जब टाइप सी पोर्ट आपका थोड़ा ऊपर होता है, जब आप यहाँ लगाते हो, एक बार एक एग्जांपल के लिए मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। तब आपने फ़ोन वगैरह ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो, ठीक है। अब आपने फ़ोन नीचे रख दिया यहाँ पर कहीं पे, तो अब जब मूवमेंट हो रही है उसमें मैं इस टाइप सी पे मेरा नी या कुछ टच नहीं करा, ना नीचे ना ऊपर। वायर ऑब्वियसली थोड़ी छोटी होगी, तो ज़्यादा बड़ी है, बट फ़ोन आपका नीचे चला गया या फ़ोन हाथ में आ गया, या फ़ोन आप सीट बैक पॉकेट पे भी साइड पे रख सकते हो, बट टाइप सी पोर्ट इधर लगा। लेकिन जब ये पोर्ट इधर नहीं बल्कि नीचे है, तो जब भी कोई मूव करेगा, अगर वायर लगी होगी तो वायर भी गई, पोर्ट भी गया। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि जब इसके ऊपर ऐसे हिट होगा तो आपकी वायर भी ख़राब हो सकती है पूरी, और ये पोर्ट भी ख़राब हो सकता है। तो टाइप सी पोर्ट्स पीछे अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, ऊपर। कुछ गाड़ियों में तो सीट्स पे भी आने लगे, दैट इज़ इवन बेटर, बट यहाँ होना चाहिए था, नीचे नहीं। इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से थोड़ा सा कंपेयर करूँ तो ईजिली कह सकता हूँ कि अंडर थाई सपोर्ट इज़ नाइस, नी रूम इज़ ऑल्सो गुड, हेड रूम इज़ ऑल्सो गुड। ओवरऑल पंच में आपको ये सारी चीज़ें बढ़िया मिल जाती हैं। सेफ्टी, टाटा मोटर्स की गाड़ी है तो सेफ्टी तो आपको भरपूर मिलेगी। टाटा पंच फेसलिफ्ट के सारे सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट आपके सामने है, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, 1000 बार वैसे सुन चुके होगे आप। सो सेफ तो ये गाड़ी है, चाहे इसको झूलते हमने देखा, चाहे 1 टन का इसके ऊपर पूरा रख दिया गया, इसके स्ट्रक्चर को हमने समझा, जहाँ पर अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील और जनरल माइल्ड स्टील वगैरह जो रेड ब्लू ग्रीन कलर्स होते हैं, उसमें पता लगता है स्टील का क्या क्वालिटी है, कितना रिजिड है या किस तरीके का वो है, उन सबको ध्यान में रखते हुए तो डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रॉन्ग बिल्ट कार। टाटा मोटर्स कैसे पीछे हट जाए इस चीज़ में। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन की भाई आखिरकार वेरिएंट सबसे बढ़िया है कौन सा? मेरे पर्सनल हिसाब से बेस वेरिएंट यूजुअली वैल्यू फॉर मनी होता है, लेकिन टाटा पंच में प्राइस कम जरूर है, लेकिन लिटरली उसमें कुछ नहीं मिलता। मुझे लगता है कि यार थोड़ा बजट इंक्रीज करो। 699 लाख का मैनुअल ट्रांसमिशन 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लो। AMT ट्रांसमिशन और CNG थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करो, बिकॉज AMT थोड़ा झटके देता है, जर्की है। 50,000 में आपको बिना क्लच वाला फील ज़रूर दे देता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा जेन्युइन रिक्वायरमेंट है तो कंसिडर करें, बट मज़ा नहीं आता उस इंजन को चलाने में। CNG के साथ भी सेम चीज़ है, क्योंकि ये मारुति और hyundai जितना फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, तो आपको एक बार फिर से कंसिडर करना चाहिए कि जेन्युइन CNG मुझे चाहिए, क्योंकि 1,10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चने हैं एक्स शोरूम। उसके बाद आपको पावर कम, CNG की लाइनों में लगना, बूट स्पेस कम होना, उतनी माइलेज आपको मिल जाएगी, उतना फ़ायदा कर लोगे। तो अगर कम से कम आपकी 100 किलोमीटर की रनिंग है तो CNG के बारे में सोचना। तब भी मैं ये नहीं कह रहा कि CNG ले ही लो, तब सोचना। उससे कम है डेली रनिंग तो CNG की तरफ मत आंख उड़ा के देखना। पेट्रोल ले लो, पावर भी ठीक मिलेगी, बूट स्पेस ठीक मिलेगी। मेजरली आपको 1-1.25 लाख रुपए पहले खर्चना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप टाटा पंच सेगमेंट देख रहे हो, यानी कि 6 लाख से 10 लाख के एक्स शोरूम प्राइस में देख रहे हो, तो उसमें आप अब CNG के लिए इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करो, क्योंकि अगर 7 लाख की गाड़ी है तो देखा जाए 15% एक्स्ट्रा दे रहे हो। अगर आपकी 10 लाख वाला मॉडल आप ले रहे हो, 9 लाख वाला ले रहे हो, तो ऑलमोस्ट 10% आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो प्लीज़ कंसिडर इट अगेन कि CNG ज़रूरत है भी या नहीं। सो वेरिएंट कौन सा सबसे अच्छा हुआ?
प्योर प्लस 6.99 लाख फॉर द मैनुअल पेट्रोल, नहीं तो 8.99 का टॉप वेरिएंट विद ऑल द फीचर्स। क्योंकि लुक सेफ्टी वगैरह तो सब में आपको मिल जाएगी, लेकिन फीचर्स अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो 9 लाख में आप ले सकते हो। क्योंकि 9 लाख से ऊपर जाओगे तो हमारे पास इससे बेटर एसयूवीज, इससे बेटर सेडान्स अवेलेबल हैं, चाहे वो अमेज डिज़ायर हो, चाहे वो नेक्सॉन हो, XUV 3XO हो, या फिर वेन्यू नई वाली सोनेट है, और बहुत सारी ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं। तो फिर उधर ज़्यादा सेंस बनती है। तो अगेन फिर से बता रहा हूँ, 7 लाख या 9 लाख दो वेरिएंट बेस्ट हैं, प्योर प्लस और द टॉप वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड। आपको अगर लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। टर्बो थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, वही अगेन थोड़ा महंगा होता है, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। हाईवे रनिंग ज़्यादा है तो फिर भी सोच सकते हो कि यार 6th गियर की रिफाइनमेंट चाहिए मुझे और एक टर्बो वाली फील भी चाहिए, तो कंसिडरेबल है। बट CNG बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।